स्वागत है आप सभी का डी ट्रिपल एस पी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम अरिथमेटिक एबिलिटी के क्वेश्चंस को करेंगे। और ये जो एग्जाम हुआ था हमारा अप्रैल 2021 में कंडक्ट हुआ था। चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6.5% वार्षिक ईयरली, अगले 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक और 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% है। यदि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये का निवेश करता है तो उसे 9 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। 5,000 रुपये लगाए किसी ने और वो उसके 9 साल के बाद कितने हो जाएंगे ये बताना है हमें। 9 वर्ष के बाद कितने रुपए उसके हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 2 वर्षों के लिए 6.5। देखो एक पहले 2 वर्षों के लिए मतलब 1 वर्ष के लिए 6.5% और 2 वर्षों के लिए मैं निकालूंगा 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा 6.5 गुणा 2 या 6.5 प्लस 6.5 है ना। तो ये हो गया 13%। 2 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा उसका 13%। आगे बोल रहा है अगले 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक है। मतलब अगले 3 वर्षों के लिए 10 10 10 है। तो अगले 3 वर्षों का कितना हो जाएगा, पहले 2 वर्षों का हो गया 13%, अगले 3 वर्षों का कितना हो जाएगा, 1 साल का 10% है। तो 3 दाई 30 30% हो गया अगले 3 सालों का। अभी कितने साल हो गए, 5 साल हो गए। अब वो बोल रहा है 5 वर्ष के बाद 12% लगता है और कितने वर्ष का चाहिए हमें, 9 वर्ष का। तो 5 के बाद 9 साल होने के लिए कितने साल बचे, 4 साल बचे ना। और 5 वर्ष के बाद कितना परसेंट ब्याज है, 12%। तो कितना हो गया टोटल, 12 चुक 48%, 4 वर्ष का। अभी कितना टोटल कितना उसे ब्याज मिलेगा, परसेंट में जोड़ देता हूँ। 8 और 3 11, हासिल लगा 1, 4 3 7 और 1 8 और 1 हासिल था 9। तो 91% उसे ब्याज मिल गया कितने साल में, 9 वर्ष में। तो उसका धन कितना था, 5,000 था। ये अब कितना हो गया, तो 91% बढ़ गया। तो कितना परसेंट हो जाएगा, पहले जो भी कोई भी संख्या होती है तो वो 100% होती है और 91% बढ़ गई तो कितना परसेंट, 100 + 91 हो गई ना। तो 5,000 का 191% हो गई। और परसेंट निकालने के लिए बटे में 100 लिखूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो गए, इनकी 50 की और 191 गुणा करूंगा। 5 का 5, 5 × 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 × 5 और 4 9 और 0 का 0। तो कितना आया, 9,550। ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक करके देख लेना, और किसी को स्लो लग रहा हो तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 306 है और उनका महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 18 है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या से बड़ी है, दूसरी वाली संख्या बड़ी है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म हो सकते हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं वो बतानी है कि दूसरी बड़ी रहनी चाहिए पहली वाली संख्या से। तो जब हम एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, पर जिसने पढ़ा हुआ होगा पहले उसे पता होगा कि जब एचसीएफ दिया होता है हमारा महत्तम समावर्तक में से, तो हम संख्याओं को कैसे मानते हैं, ऐसे मानते हैं। एक संख्या को 18 ए मानेंगे और दूसरी संख्या को 18 बी मानते हैं। ये इसलिए मानते हैं क्योंकि ये होता है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। तो ये कॉमन है तो दोनों में ही होना चाहिए ना, 18 पहली संख्या में होना चाहिए और दूसरी संख्या में भी। तो अगर में से हमें कभी भी दिया हो तो हम में से के साथ ही संख्याओं को मानते हैं क्योंकि ये कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहली संख्या मैंने 18 ए मान ली और दूसरी 18 बी मान ली। उसने दिया हुआ है दोनों संख्याओं का योग 306 है। ये दो संख्या हो गई, इन दोनों का जोड़ 18 ए और 18 बी दोनों का योग 306 है। देखो ये 18 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले सकता हूँ मैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 306। ए प्लस बी की वैल्यू पता करनी हो मुझे तो 18 को इधर लेके जाऊंगा, इधर इनके बीच में कोई मार्ग नहीं तो गुणा का है, इधर लेके जाऊंगा तो भाग में। अब 18 से भाग दूंगा तो 18 दूनी 36 से ज्यादा हो जाएगा, 18 का ना 18 बचा कितना 12, 126। 18 × 7 = 126। तो ए प्लस बी इजिकल टू कितना आ गया 17 आ गया। जो बे दो संख्याएं होंगी उनके जो ये ए प्लस बी
जो को प्राइम नंबर होंगे उनके सहअभाज्य गुणनखंड कहते हैं इन्हें, जो मैथ HCF के अलग जो बचते हैं। तो इनका योग 17 होगा। अब बताना क्या है, ये ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं कि बी बड़ा है। ये बोला था ना उसने, दूसरी संख्या पहली संख्या से बड़ी होनी चाहिए। और योग कितना होना चाहिए, योग पता है हमें, 17 आएगा। तो देखो स्टार्ट से लिखते हैं हम। अगर ए 1 होगा तो बी कितना होगा, 16। 1 और 16 17 है ना, दोनों का योग। ये तो है a प्लस बी 17। और अगर ए 2 होगा तो ये कितना होगा, 15। ऐसे ही अगर ए, ये ए है ये बी है, ये ए 3 होगा तो 14 होगा, 4 होगा तो 13, 5 होगा तो 12, 6 होगा तो 11, 7 होगा तो 10, और 8 होगा तो 9। अब ये ए 9 होगा तो ये कितना हो जाएगा, बी 8 हो जाएगा। पर देखो उसने बोला था कि दूसरी संख्या पहली से बड़ी होनी चाहिए, पर इसमें दूसरी संख्या तो छोटी होगी पहली से, तो ये तो हम लेंगे नहीं। कहाँ तक लेंगे हम, जहां तक ये बी की वैल्यू बड़ी थी, तो यहाँ तक लेंगे। ये कितनी संख्या हो गई ये बताना था मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। देखो ये समझाने की वजह से इतना लंबा किया मैंने। अगर मुझे निकालना होता बी की वैल्यू जो बड़ा होगा, तो मैं इसमें से एक माइनस करके सिर्फ 2 से भाग देता। तो 17 में से एक गया 16/2, तो 8 आ जाता। पर ये आ तभी जाता जब हमें पता हो कि वैल्यू निकलती कैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर समझ नहीं आया होगा तो एक बार वापस करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, इसमें x/3 की वैल्यू पता करनी है। देखो पहले तो हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। x की वैल्यू पता होगी तो हम x/3 की वैल्यू भी बता सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो इसमें वर्गमूल में दिया हुआ है, ये पॉइंट में दिया हुआ है। पर अब ये किस किस का वर्ग होता है ये पता हो तो जल्दी आसानी से हो जाएगा ना, ठीक सोल्व। ये 12.96 है, और 1296 वैसे होता किसका है, 36 का वर्गमूल होता है ना। तो 1296 बाहर आएगा तो 36, और दो के पहले पॉइंट था, बाहर आएगा तो एक पॉइंट लगेगा। अब देखो एक वीडियो में बनाऊंगा वर्ग वर्ग और वर्गमूल की, उसमें हम कैसे 2 4 5 सेकंड में, 2 से 5 सेकंड में वर्ग और वर्गमूल निकाल सकते हैं ये बताऊंगा। देखो ऐसे होता है, 1296 है, इसके जोड़े बनाते हैं हम। और लास्ट का 6 है, तो लास्ट में 6 6 के में आएगा। और यहाँ जो बचा हुआ है, इसमें हम वर्ग का पहाड़ा करते हैं। एक ही का ना एक, एक का वर्ग एक, दो का 4, 3 का 9, 4 का 16। तो ये कितना था, 12 था, ये 16 ज़्यादा हो गया, तो ये कितना आया, 3 का ही आया। चलो उस वीडियो में बात करेंगे इसके लिए, अभी करते हैं। ये 3.6 आया, बटे में x है, इजिकल टू x बटे में इसके। देखो ये जो है 50 625, इसका जोड़ा बनाऊंगा 25 का, और यहाँ बनेगा ये बाकी का एक जोड़ा बनेगा। तो 25 है, लास्ट में 5 है, तो ये किसका आएगा, 5। और ऐसे ही इसका पहाड़ा पढ़ूंगा तो 22 का होता है 484, और 23 का होता है 529। तो ये 22 का आएगा। और कितने के पहले पॉइंट था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने के पहले लगेगा, 1 2 3 के पहले। एक्स की वैल्यू पता करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, एक्स की एक्स से गुणा हुई तो एक्स स्क्वायर हुआ, इजिकल टू 3.6 गुणा 0.225। अब मुझे एक्स की वैल्यू पता करनी है, तो ये स्क्वायर में जो है इधर लेके जाऊंगा, और इधर स्क्वायर में है, इधर जाके वर्गमूल में हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा जब मैं x की वैल्यू पता करूंगा, तब ये ऐसे हो जाएगा, इधर का वर्ग इधर वर्गमूल में आ जाएगा। चलो इसका मैं पॉइंट हटा देता हूँ, ये पॉइंट हटाऊंगा बटे में 10, ये पॉइंट हटाऊंगा बटे में 3 जीरो, 1 2 3, और ये भी वर्गमूल में होगा ना। 36 किसका वर्ग होता है, 6 का, और 225 होता है 15 का। और ये कितने जीरो में बटे में, 1 2 3 4, बाहर निकले कितना आएंगे, 2। तो इतना आया, 15 6 का, 15 6 का 90, 15 6 का 90 बटे में 2 जीरो है। बतानी किसी वैल्यू थी, x/3 की, ये तो x की वैल्यू आई हमारी। और x/3 की निकालूंगा मैं, तो 3 से और भाग कर दूंगा, 3 से काट लूंगा तो 3 3 9 जीरो।
और बटे में कितने जीरो हैं? दो। तो दो के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ गया? 0.30। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है बाई जेड के बराबर। बाई की वैल्यू जो है जेड के बराबर है, और इनकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। बाई जेड के बराबर तो है, पर ये दोनों जो है जेड जीरो के बराबर नहीं है, जीरो से बड़े हुए हैं। तो दिए गए समीकरण में x का उच्चतम मान क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो चलो लिख लेता हूँ एक बार यहाँ को। 5x1 प्लस 6y8 प्लस 3z3 इजिकल टू 1492। देखो ये जो इन तीनों का इतना जोड़ दिया हुआ है हमें 1492, और बाई और जेड जो है वो बराबर बराबर है। तो एक्स की वैल्यू पता करनी है हमें। देखो एक और आठ कितना हुआ? नौ। नौ और तीन 12। 12 का दो, और हासिल लगेगा यहाँ एक। तो अब क्या, अब किसे जोड़ते हैं हम? जेड एक्स वाई जेड को जोड़ेंगे ना हम दूसरे नंबर पे। पहले तो इकाई का अंक जोड़ते हैं। एक आठ, तीन जोड़ा तो 12। 12 का दो लिखेंगे, हासिल लगेगा एक। अब ऐसे एक्स और वाई और जेड को जोड़ेंगे, दहाई का अंक जोड़ेंगे ना। तो अब ये कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए 9 आना चाहिए, और एक इसमें हासिल पहले ही है। तो इन तीनों का योग कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए ना, क्योंकि एक तो हासिल है ही। क्योंकि जब एक्स वाई जेड 8 आएगा और एक हासिल तब 9 आएगा ना। 8 और एक हासिल 9। तो इन तीनों का योग होना चाहिए 8। और उसमें भी वाई और जेड तो बराबर है। तो अगर बाई और जेड, अगर सबसे शुरू में मैं जीरो लेता तो जीरो, तो इसने बताया कि जीरो तो हो नहीं सकता। तो बाई और जेड की वैल्यू एक लिखनी पड़ेगी मुझे। एक और एक, कम से कम ये एक होना चाहिए ना बाई और जेड, क्योंकि जीरो नहीं है तो एक कम से कम एक तो होगा ही। तो फिर एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जो इनका योग 8 हो जाए? दो तो ये है ही, 6 होगा ना फिर, 6 7 8 इजिकल टू तब 8 आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखो और कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे बाई और जेड का, जीरो तो लिख नहीं सकते थे, एक लिखा तभी हो गया वैसे सोल्व। दो लिखेंगे तो दो और दो चार, और यहाँ पे क्या जोड़ूंगा मैं? चार। चार ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 7 और 28 से विभाज्य है और एक पूर्ण वर्ग है। तो देखो, अगर हमें सबसे छोटी से छोटी संख्या बतानी होती है तो हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस सबसे पहले इसके हम क्या कर लेंगे? टुकड़े कर लेंगे। 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं? दो पंजे 10। सात को तो सिर्फ सात ही लिख सकता हूँ, और 28 को लिख सकता हूँ मैं 7 चौक 28। तो 7 गुणा 2 गुणा 2। अब इसका एलसीएम लेना हो तो मुझे, दो आ गया गुणा 5, एक ही है 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, बाकी क्या बचा? दो बचा, दो लिख दिया। ये कितना हो गया? 10 और 7 दूनी 14। 14 की 10 से गुणा करी 140। 140 एलसीएम आ गया। तो ये जो 140 आया, वो ये वो संख्या होती है सबसे छोटी जो इन तीनों से भाग चली जाए। ये इन तीनों से भाग दो मैं, 10 से भी चली गई देखो, 7 दूनी 14 20 बार चली गई, 28 से 5 बार चली गई। अब बताना क्या था? ये तो सबसे छोटी संख्या हो गई जो इन तीनों से भाग चली जाएगी। ऐसी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग भी हो। तो देखो, वो संख्या भी 140 से भाग जाती होगी ना। तो अब हमें ये देखना है ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में 140 से कौन सी विभाजित है। तो 140 से भाग जाने के लिए वो संख्या किससे किससे डिवाइड होनी चाहिए? ये तो 10 से होनी चाहिए क्योंकि लास्ट में जीरो है। तो ये तो सारी है वैसे 10 से तो। और किस किस से होनी चाहिए? 7 गुणा 2 है ना, 7 दूनी 14। तो 7 से और 2 से होना चाहिए। लास्ट में जीरो है तो 2 से भी सब विभाजित हो जाएंगे, पर 7 से कौन सी होगी ये पता करना है। तो 7 के पहाड़े में 16 तो आता नहीं, गलत। 7 7 49 ये हो सकता है। 7 से 64 भी नहीं करता, 36 भी नहीं करता, तो ये भी गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स के 85% के, 50% के, 17% का, 20%, 289 के बराबर है। एक्स के 11% की वैल्यू बतानी है हमें। तो के का मतलब गुणा होता है ना। तो एक्स गुणा 85%, जब मैं परसेंट का मार्क हटाऊंगा तो बटे में 100 लिखूंगा ना। तो यहाँ पे बटे में 100 गुणा
50/100 गुणा 17/100 गुणा 20/100 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 289। ठीक है। देखो अगर मुझे इसमें से कुछ काटना हो तो क्या काट सकता हूँ मैं? 20 का ना 20, 20×5 100, 5 का ना 5, 5×2 50, जीरो से जीरो कट गया। जो मुझे कट सकता था वो मैंने काट लिया। अब चलो ये भी कट जाएगा शायद 17 से। 17 का ना 17, बचा कितना 11, 17×7 119। ये 17 का हाँ वर्ग होता है ना। और 17 का ना 17, 17×5 85, और 5 का ना 5, 5×2 10। तो कितना बचा? ऊपर तो सब एक एक हो गया, यहाँ भी एक हो गया, बटे में बचा वैसे। तो एक्स की वैल्यू पता करनी हो मुझे, तो इधर तो एक है। अब एक गुणा ये नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, तो 100 गुणा 100 गुणा ये 2। अब ये एक्स की वैल्यू आ गई थी, बताना कितना है एक्स का 11%। ये तो इतना एक्स है, और इसका का मतलब गुणा 11% निकालना है, तो 11/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 11×2 22, 22 के 200 से गुणा करेंगे तो 2200। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगर समझ नहीं आया हो तो वीडियो वापस करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया गया है एक्स वाई टेन की वैल्यू पता करनी है। तो पहले तो एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। चलो इसमें तो हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की गुणा होगी। 1.47 इजी एक्स इजिकल टू 14.7 गुणा 0.147। वैल्यू किसकी पता करनी है हमें एक्स की, तो इसे इधर लेके जाऊंगा, इधर ये गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पॉइंट दो के पहले है, तो 2 जीरो लगा दूंगा ऊपर। यहाँ 3 के पहले है, तो बटे में 3 जीरो लगा दूंगा। यहाँ पे 1 के पहले है, तो 1 जीरो लगा दूंगा। ये तो हो गई एक्स की वैल्यू। बताना क्या था? एक्स बाई टेन की वैल्यू। तो अगर एक्स बाई टेन की वैल्यू पता करनी है तो मुझे 10 से और भाग देनी पड़ेगी। चलो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 147 तक तो कोई पॉइंट नहीं बचा हुआ ना, तो 147 से 147 कट गया, बचा कितना 147/1000। बटे में 3 जीरो है, तो 3 के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.147। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक ऋण को चुकाने के लिए ब्याज सहित 12,800 रुपये का भुगतान किया, जो उसने 5 वर्ष पहले 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर लिया था। साधारण ब्याज का सवाल है। इस ऋण पर चुकाए गए साधारण ब्याज की राशि ज्ञात करो। कितना उसने साधारण ब्याज दिया ये बताना है। देखो 5 साल के लिए तो उसने लिया था, और 1 साल का ब्याज कितना था 12%। 1 साल का कितना ब्याज है 12%। तो 5 साल में कितना हो जाएगा ये ब्याज उसका? 5 गुणा 12%, तो कितना 60% हो गया ना। 5 साल का कितना हो गया? 1 साल का 12% था, तो 5 साल का निकालूंगा तो 12×5 60, 60% ब्याज दिया उसने। और क्या बोल रहा है वो? ब्याज सहित 12,800 रुपये चुकाए। मतलब कि उसने धन जो लिया होगा वो 100% लिया होगा ना, 100% होता है ना किसी की भी वैल्यू, और 60% ज्यादा चुकाया उसने। तो मतलब कितना चुकाया उसने? अगर 100% लिया था तो उसने 160% चुकाया ना, और वो चुकाया हुआ धन कितना है 12,800, मतलब 160% की वैल्यू कितनी है 12,800। बताना क्या है? ब्याज कितना था पैसों में? तो ब्याज कितना था 60%। 160% की वैल्यू तो मुझे पता है, 60% की वैल्यू पता नहीं है। तो पहले तो मुझे 160% की वैल्यू पता है, तो मैं 1% की वैल्यू निकालनी होगी मुझे। तो इधर ये कहाँ लेके जाऊंगा मैं? बटे में लेके आऊंगा ना। 12,800 के बटे में आ जाएगा 160, और वैल्यू बतानी किसकी है मुझे?
60% की, क्योंकि ब्याज जो रहा उसका 60% रहा ना 5 साल में। तो साधारण ब्याज की राशि ज्ञात करो, ब्याज की राशि 60% होगी ना। तो 60% इजिकल टू कितना हो जाएगा, 12,800 बटे 160 गुणा 60%, परसेंट का मतलब बटे में 100। एक दो तीन जीरो से एक दो तीन जीरो कट गए, 16 से 128 कट जाएगा, 16 अट्ठे 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128। और बचा कितना, सिर्फ यही बचा 8 और 6, 8 छंग 48। अच्छा, ये परसेंट की वैल्यू ही बताई थी ना हमें, तो 60% की, तो ये बटे में 100 नहीं लिखेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा, 48, 4800 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। समझ नहीं आया होगा, एक बार वापस करके वीडियो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है। देखो, जब जिसमें मैंने बताया था, ब्रेक डाउन किया था सिलेबस का, उसमें मैथ का भी बताया था। उसमें मैंने बोला था कि अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफिकेशन से बनते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन तो ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, इसके नीचे भी सिंप्लीफिकेशन का है। कई 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, 20 अगर अगर टीचिंग वाला होगा आपका, तो इस 3 से 4 सवाल आपके सिंप्लीफिकेशन से आएंगे। सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन हर चैप्टर में हमारा काम आता है। तो सिंप्लीफिकेशन पहले तैयारी सिंप्लीफिकेशन की करना। मैं एक दो वीडियो देख रहा था जिसमें टीचर बोल रहे थे, पर वो सिंप्लीफिकेशन को नहीं जोर दे रहे थे। तो जिसका अच्छा मैथ है तो उसी उसे तो कोई ज़रूरत नहीं है इतनी सिंप्लीफिकेशन करने की। पर अगर सिंपली आपका मैथ अच्छा नहीं होगा, तो सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ना तो मैथ हो पाएगा और रीजनिंग भी नहीं होएगी फिर। तो सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना अगर बिगिनर हो तो। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। 4/7 ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 14/5। फिर तो गुणा है, 3 और 2 5/3। फिर क्या है, भाग, भाग का मार्क है। ये कितना हो गया, 5 से 15 और 1 16/5। फिर दिया हुआ है भाग। तो भाग को वैसे मैं गुणा में बदल सकता हूँ, पर मैं गुणा में बदलूंगा नहीं। गुणा में इसलिए नहीं बदलूंगा क्योंकि बोर्ड मास का जो रूल होता है, बोर्ड मास के रूल में पहले क्या सोल्व करना होता है, हमें ऑफ करना होता है ना। तो इस भाग को मैं कैसे कर सकता हूँ, भाग तो ये डिवीजन बाद में आया ना, ये ब्रैकेट है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। तो पहले ऑफ आता है डिवीजन से, तो ये डिवीजन नहीं कर सकता मैं, तो इसलिए डिवीजन का ऐसे मार्क लगाऊंगा। 4 दूनी 8 और 1 9/2। पहले ऑफ करूंगा, ऑफ मतलब गुणा। और ये कितना हो जाएगा, 5 से 15 और 1 16/3। अब मैं भाग कर सकता हूँ क्योंकि ऑफ खत्म हो गया। चलो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब मैं इसे सोल्व करता हूँ। इसे सोल्व करने के लिए मुझे भाग को गुणा में बदल देता हूँ। तो 16/5 और भाग को किस में बदलना है, मुझे गुणा में बदलूंगा। तो गुणा लिखूंगा, तो ये जो नीचे वाले हैं दोनों, ये ऊपर चले जाएंगे और ये ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे ना। 2 गुणा 3 ऊपर और 9 गुणा 16 नीचे। अब मुझे इसमें से कुछ काटना हो तो देखो, 16 से तो 16 कैन कट गया, और 3 ही कहना 3, 3 3 9, बाकी और कुछ नहीं कटेगा। तो ये कितना आया, ऊपर बचा 2, नीचे बचा 5 और 3 5 3 15। तो इतना बचा। इसे एक बार लिख लेता हूँ। यहाँ तो कुछ नहीं, अच्छा यहाँ भी कुछ कट रहा है। देखो क्या क्या कटा है यहाँ पे, एक बार नीचे लिख लेता हूँ। 4/7 गुणा 14/5 गुणा 5/3, 5 से 5 कट गया, और 7 के अनुसार 7 दूनी 14। तो यहाँ कितना बचा, 4 दूनी 8 बटे बटे में 3 बचा। अब ये भाग का मार्क है, भाग 2/15 है। भाग को गुणा में बदल दूंगा, 8/3 गुणा 15 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे। 3 3 3 पंजे 15, 2 2 चौक 8। तो कितना हो गया, 4 और 5 4 पंजे 20 आ गया। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ये जो भी सिंप्लीफिकेशन का होता है पूरा बोर्ड मास ही होता है।
और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का सवाल में ही नहीं, जो भी सवाल होता है वो हमें इसी बोर्ड मास को यूज करते हुए सोल्व करना होता है। चलो, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बोर्ड मास का है, इसे आपको खुद से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे आप एक बार लिख लो। इसमें क्या करना है, हम पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे और ये वाला ब्रैकेट भी सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट सोल्व करने के बाद ऑफ वाला करना, फिर भाग करेंगे, बाकी गुणा और जोड़ देंगे। एक बार इसे देखना, और इसका सही आंसर जो है 3.9 है। 3.9 आना चाहिए, ये खुद से करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस जो है 1,000 रुपये, इसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 50% की हानि होती है। प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखो, 1,000 रुपये जो है उस पे लिखा गया है वस्तु पे, 25% की छूट दे दो, तो छूट किस पे लगती है, इस पे भी लगती है ना, मार्केट प्राइस पे। तो 25% की छूट हो गई तो कितनी छूट हो जाएगी? 25% निकाल देता हूँ इसका, 250 रुपये। 25% छूट का मतलब 250 रुपये। तो अगर उसने 250 रुपये की छूट दे दी तो 50 रुपये की हानि हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि उसका मूल्य कितना होगा, उसका मूल्य 800 रुपये होगा ना। मतलब खरीदा हुआ मूल्य कितना होगा, सीपीयू उसका 800 हो गया ना। ये 800 कैसे आया? क्योंकि 250 रुपये की 1,000 का मार्केट प्राइस था, उस वस्तु पे लिखा हुआ है 1,000 रुपये, और उस 25% की छूट दी, मतलब 250 रुपये की अगर छूट दी तो 50 रुपये की हानि हो गई। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि बस सिर्फ 200 रुपये की ही छूट दे देता तो उसके बराबर उसने खरीदी थी, है ना। आठ तो उसने कितने रुपए की खरीदी थी, वो 800 रुपये की। अब बताना क्या है, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। हानि जो है प्रतिशत में ज्ञात करनी है। तो उसने कितने की बेची है? 1,000 अंकित मूल्य था, 250 रुपये की छूट देती तो कितने में बेच दी उसने? अच्छा सॉरी, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। हानि बताने के लिए हमें, हानि किस पे काउंट करते हैं हम? इस पे, क्रय मूल्य पे, जो कॉस्ट प्राइस होता है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि हुई कितने रुपए की? 50 रुपए की हानि हुई ना, 50 रुपए की। और हानि किस पे लगती है? कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे, बटे 800। और परसेंट निकालना तो गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 8 से कितनी बार कटेगा? 8 × 6 = 48। बचा 2, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, बचा कितना? 4, जीरो लगा बढ़ाएंगे, 8 × 5 = 40। तो कितना परसेंट आ गया? 6.25%। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। समझ नहीं आया होगा, वीडियो वापस करके देख लेना। और किसी को स्लो लग रही होगी वीडियो तो स्पीड तेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसे सोल्व करना है। देखो, फिर से सरलीकरण का क्वेश्चन आ गया, सिंप्लीफिकेशन का। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या लेना होता है, ये दो भिन्न दी हुई है, इन दोनों को घटाना है, इसमें से ये घटाना है। तो भिन्न घटाने के लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं ना नीचे वालों का। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यही आएगा इनका एलसीएम। अब देखो, जब ये पूरा पूरा एलसीएम आता है तो इन दोनों की ऐसे गुणा होती है ना, ऐसे। तो 9 + 2 √5 की गुणा 2 - √5 में होगी। माइनस का मार्क है तो माइनस का मार्क लगाऊंगा, और इस दोनों की गुणा होगी। तो 9 - 2 √5 की गुणा किस में हो जाएगी, 2 + √5 में। तो पहले 9 की गुणा इसमें होगी, फिर 9 की गुणा इसमें होगी, फिर इसकी गुणा इसमें होगी, और इसकी गुणा इसमें होगी। चलो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। 9 की गुणा 2 में होगी, फिर 9 की गुणा, ये मार्क किसका आएगा, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस का आएगा। हम गुणा करते हुए मार्क की भी गुणा करते हैं, तो ये 9 प्लस का है, इसके आगे कोई मार्क नहीं है तो प्लस का है। 9 की और 2 की गुणा करी तो 9 और 2 ही आया, ये दोनों प्लस हैं तो कोई मैंने मार्क नहीं लगाया। अब ये किसकी गुणा कर रहा हूँ मैं, 9 की और
ये जो है माइनस का 5 की, तो 9 तो प्लस का है, तो इसके आगे चाहे मैं मार्क ना लगाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। और ये -5 की गुणा कर रहा हूँ तो ये माइनस का आएगा, है ना। तो 9 गुणा -5। अब ऐसे ही इसकी गुणा करूंगा इसमें, तो ये कितना आएगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का मार्क लगाऊंगा। 2√5 गुणा 2, फिर 2 की गुणा इसकी अब इसमें होगी, तो माइनस और प्लस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये कितना हुआ, 2√5 गुणा √5। अब ऐसे ही इसे लिख लूंगा। चलो पहले इसकी गुणा इसमें होगी तो कितना आ गया, 9, 9 गुणा 2, फिर 9 की गुणा इसमें होगी, तो ये दोनों अभी भी प्लस के हैं, तो 9 गुणा √5, फिर इसकी गुणा इसमें होगी, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो कितना कहीं आएगा, माइनस का 2√5 गुणा 2, और किस किस की ओर हो जाएगी, इन दोनों की ओर हो जाएगी, तो माइनस प्लस माइनस, 2√5 गुणा √5, इतना हो गया। ये थोड़ा ऐसे लग रहा होगा जैसे हार्ड हो, पर हार्ड है नहीं, एक बार इसे करने के बाद फिर बताऊंगा कि कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं। देखो ये है a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, और √5 का स्क्वायर मतलब 5, तो -5 आ गया। तो 4 में से -5 गया, तो माइनस का कितना आया, 1 आया। अब देखो इस ये हमारा इतना बचा हुआ है, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो इनके सबके मार्क चेंज हो जाते हैं ना। देखो इनके अगर कोई मार्क नहीं था तो ये प्लस के थे, पर बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस था ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं, अब ये माइनस ये कुछ नहीं है, अब ये मार्क जो है इनके ये बचे हुए हैं। देखो 9 गुणा 2, ये इनके आगे क्या मार्क है, कोई मार्क नहीं है तो प्लस का है, और ये माइनस के हैं, तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं, माइनस प्लस के। ये 18 है और ये -18 है, तो 18 में से 18 गए तो 0 हो गया ये। ऐसे ही ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये तो 0 नहीं होगा। ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये भी 0 नहीं होगा। ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये भी 0 नहीं होगा। ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये तो सोल्व करना पड़ेगा अब हमें। इसमें ये और बढ़ रहा है, ये तो प्लस का है, अब ये प्लस का हो गया था ना, ये प्लस का है 2√5 गुणा √5, और ये माइनस का है 2√5 गुणा √5, ये दोनों और 0 हो गए। अब कितना बचा, माइनस का 9√5 और माइनस का 9√5, तो कितने हो गए, माइनस के 18√5, और ये कितने हो गए, 2 दूनी 4√5, और ये भी 2 दूनी 4√5, तो ये भी कट गया, 2 दूनी 4√5 हो गए थे, और ये भी 2 दूनी 4√5, ये भी प्लस के 4√5 हो गए, तो कितने हो गए, 4 और 4 8 √5, बाकी सब हो गया, बटे में माइनस 1 बचा। अब 18 में से 8 गए तो कितने बचे, माइनस के 10√5 बटे में -1 है, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बचा, 10√5। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। देखो अगर कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होगी हमारी तो जल्दी हो जाएगा, इसलिए कैल सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस डेली करना। ये समझाने समझाने की वजह से मैंने इतना ऐसे ऐसे करके लिखा, अगर मुझे करना होता तो मैं तो शॉर्ट शॉर्ट में कर लेता, ये इतना नहीं लिखता मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। ओके, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 होगा। एक साल पहले जो था अनुपात ये था 4:3, 3 साल बाद 6:5 होगा। अब से 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। ये देखो, हाई एज वाला चैप्टर का है, ऐसा
क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 5 साल बाद की एज का बताना है मुझे। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो 3 सिचुएशन बताई गई है इसमें हमें कि ए और बी की आयु 1 साल पहले, मतलब अब से 1 साल पहले, और अब से 3 साल बाद, और अब से 5 साल बाद की हमें बतानी है। तो देखो हम एज्यूम जो करते हैं वही तो एज्यूम करते हैं जो हमें बतानी हो। तो देखो अब तो यहाँ है वर्तमान मैं, और अब के बाद कितनी, एक तो 3 साल बाद की बात बताई हुई है उसने, और एक 5 साल बाद की बात बताई है। बतानी मुझे 5 साल बाद की एज है उनकी क्या क्या होगी। तो मैंने मान लिया, एज्यूम किया कि 5 साल बाद ए की एज ए होगी और बी की एज बी होगी। अब मुझे ऐसे ही पता करना हो 3 साल बाद कितनी थी। तो 5 और 3 में कितना अंतर है, 2 साल का अंतर है ना। तो 5 साल बाद ए 1 साल ए साल का है, मतलब इतनी एज है उसकी ए की, और बी कितनी है, तो 2 साल पहले कितनी एज होगी उसकी, उन दोनों की। तो ए की तो होगी 2 साल कम, और बी की कितनी होगी, बी की भी 2 साल कम होगी। और अगर मैं बात करूँ अब कितनी एज होगी उनकी, अब होगी उनकी, क्योंकि 5 साल बाद ए और बी है, तो इस टाइम कितनी होगी, मतलब वर्तमान में होगी A-5, और बी की होगी B-5। और एक और शर्त दी हुई थी कि 1 वर्ष पहले, तो अब इतनी एज है उनकी, तो 1 वर्ष पहले कितनी होगी, ये बात की सिचुएशन थी। 1 वर्ष पहले 1 वर्ष और घटा दूंगा, तो A-6 और B-6। अब देखो सिर्फ यही समझना था, अगर हमें ये समझाने की वजह से मैंने ऐसे लिखा, वरना मुझे बताना होता तो मैं डायरेक्ट ही इसे ऐसे लिख देता। 1 वर्ष पहले का अनुपात इतना दिया हुआ था, तो A-6 और B-6 इक्वल टू 4/3 लिख देता मैं डायरेक्ट ही। ये समझाने के लिए मैंने लिखा है। 5 साल बाद की एज बताया था, बतानी थी मुझे, तो मैंने 5 साल बाद की ही एज्यूम की, जो मुझे बताना होता है वही एज्यूम करते हैं। तो ए और बी क्या, अब दो 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 सिचुएशन और दी हुई थी उसने कि 3 साल बाद ये दिया होता ना, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद जब 5 साल बाद इतनी है, 3 साल बाद कितनी हुई होगी, तो 2 साल कम होगा ना। 3 और 5 साल में कितना अंतर है, 2 साल का, 2 साल कम। और अभी की बात करूँ तो ये 5 साल बाद की है, अभी की कितनी होगी, 5 साल कम। और ये 1 साल पहले थी, अब से भी 1 साल पहले, और ये 5 साल बाद की है, तो 6 साल कम होगी ना, 6 6 साल। तो दोनों में 6 6 घटा दे, और इनका अनुपात कितना है, 4:3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। 3A-6×18 इजिकल टू 4B-24। देखो 4B इधर ले आया मैं, 3A, तो ये क्या हो जाए, 4B-3A इजिकल टू, ये इधर 24 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 24 में से 24 प्लस का हो जाएगा, 18 माइनस का है, तो 24 में 18 गए 6। 4B-3A इजिकल टू 6 आ गया। अब ऐसे ही 3 वर्ष बाद का भी अनुपात दिया गया था, तो A-2/B-2 इजिकल टू कितना था, 6:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5A-10 इजिकल टू 6B-2। ए फिर इधर ले आऊंगा, तो 6B-5A इजिकल टू, ये माइनस का 2 है, इधर इधर जाकर प्लस का 2 हो गया, कितना बचा, -8। इसकी वैल्यू इतनी दी हुई है। देखो दो समीकरण बन गई। ऐसे में मुझे किसी एक की वैल्यू बराबर करनी होती है, या तो ए बराबर हो जाए या फिर बी बराबर हो जाए। अब किसी को भी बराबर कर सकता हूँ, बराबर करना हो अगर मुझे, चलो बी को बराबर कर लेता हूँ। बी को बराबर करूंगा तो इसमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी मुझे, ये 6B है, यहाँ 4B है, तो इसमें मैं 3 की गुणा कर देता हूँ, और इसमें 2 की गुणा कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 6×2=12 और 4×3=12, दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ लिख देता हूँ, तो ये 3 की गुणा पूरी ही इक्वेशन में होगी, तो ये हो गया 6×3=18 इजिकल टू 4×3=12B माइनस 3×9A। अब इसकी गुणा 2 में की है, तो 8×2=16, माइनस का होगा क्योंकि इसका आगे माइनस का मार्क था, और 6×2=12B।
और ये माइनस का है 5 दूनी 10 ए। अब ये मैंने सब, अगर दो इक्वेशन हमें ऐसे दी गई हो तो पहले तो किसी एक को बराबर कर लेते हैं। तो मैंने बी को बराबर कर लिया। अब एक समीकरण को दूसरी में से घटा देते हैं। तो घटाऊंगा तो इनके मार्क चेंज हो जाएंगे ना। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। इसे नीचे लिखता हूँ, जो हमने चेंज किया इसे मैं नीचे लिखता हूँ, क्योंकि माइनस और यहाँ का था 10 था और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। देखो 18 है, ये प्लस का 16 हो गया, तो कितना हो गया 34 हो गया ना। 16 दूनी 32 तो 34। ये माइनस का बी 12 है, बी 12 बी और ये प्लस का है तो ये दोनों तो जीरो हो गए। अब ये कितना बचा, प्लस का 10 ए है, 10 ए में से 9 ए गए तो कितना बचा, एक ए बचा। तो एक ए की वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गई। ऐसे ही हम बस बी की निकाल सकते हैं। आप तो कोई सी भी समीकरण में लिख दूंगा। तो क्या पहली समीकरण क्या थी, ये थी ना हमारी पहली समीकरण, 6 = 4 बी-3 ए ये थी। तो इसमें मैं ए की वैल्यू मुझे पता चल गई अब 34, तो यहाँ 34 लिख देता हूँ। -3 × 34, 34 दिया कितना होगा, 4 × 12 80 लगा के 3 हो गया 10, 102। वैल्यू बतानी है मुझे। अब बी की वैल्यू पता करनी है। तो ये इधर लेके जाऊंगा 102 को, इधर आके प्लस का हो जाएगा 102 और 6 108 = 4 बी। और बी की वैल्यू पता करनी है तो 4 भाग में लेकर आऊंगा, 4 दूनी 8, 4 × 7 = 28। बी की वैल्यू आ गई 28। बताना क्या था, ए और बी का अनुपात बताना था ना। तो कितना हो गया 34/27। ये किसी से कटता है क्या 34 और 27? 3 से कटता है ये 27, 34 नहीं कटता। कैलकुलेशन में देखो कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कहीं कैलकुलेशन में गलत होगी, एक बार देखते हैं। a-b, a-6 b-4/3। हाँ देखो, 6 की गुणा भी 2 से होती ना, तो ये कितना हो जाता, 6 दूनी 12 होना चाहिए था। 6 दूनी 12, ये सिर्फ मैंने 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है। यहाँ से हमें फिर से करना होगा। ये यहाँ से इसमें मिस्टेक हो रखी है, यहाँ से फिर से करना होगा। देखो कैलकुलेशन का यही है, जितना सिंप्लीफिकेशन करेंगे उतने ही क्वेश्चन गलत होने के कम चांस है। ये ऐसे था, ये 5a हो जाता -10 = कितना 6b-6 दूनी 12। ये सिर्फ मैंने 2 लिखा हुआ था, ये गलती थी। अब ये क्या लिख देंगे 6b और ए इधर जाके 5a = ये माइनस के हैं, इधर जाके हो गए प्लस के। तो प्लस के 12, 12 में से 10 गए, 12 में 10 गए 2। तो अब ये दो इक्वेशन हमारी ये आई है। पहली इक्वेशन क्या थी, पहली ये थी और दूसरी ये थी। तो करना हमें सेम ही होगा, ये b को हम बराबर बना लेंगे। तो मल्टीप्लाई तो वही करनी होगी, 4 × 12 और 6 दूनी 12, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इससे 2 से मल्टीप्लाई। लिखता हूँ चलो आगे, एक बार इसे भी इरेज कर देता हूँ। अरे चल जा, कितना हो गया 6 दूनी 12 = 6×3 = 18। 6×3 = 4×12 b -3×9 a। और ये वाली समीकरण कितना हो जाएगा 4 = 6 दूनी 12 b -10 a। अब मैं मुझे इसके नीचे लिखनी चाहिए, घटाना होगा इन्हें। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा। ये दोनों तो जीरो हो गए, 18 में से 4 गया
14, और ये प्लस का 10 है, 10 में से 9 गया, एक ए, तो ए की वैल्यू आ गई 14। अब मैं इस समीकरण में ए की वैल्यू लिख देता हूँ, किसी में भी लिख देंगे वही आएगा। मैं इसी में लिख देता हूँ, चलो 4 इजिकल टू 12b माइनस ए की वैल्यू है 14, तो 140 हो गया। ये 140 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 144 इजिकल टू 12b। अब b की वैल्यू पता करनी है, तो 12 इधर जाएगा, तो 12 से 144 को भाग देंगे, तो 12 का वर्ग होता है ना, b इजिकल टू 12 हो गया। अनुपात बताना था हमें, a अनुपात b बताना था, a की वैल्यू 14, b की 12, 2 से कट रहा है, 2 से 14, 2 छंग 12, तो अनुपात आ गया 7:6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी के दादाजी ए और बी के दादाजी ने 24,600 की धनराशि को उनके बीच 20:21 के अनुपात में विभाजित किया, गलत किया, अलग अलग अनुपात में दिया उन्हें। दोनों में से प्रत्येक ने अपने हिस्से में 1,000 रुपये का दान दिया। बी की धनराशि और ए की धनराशि का नया अनुपात बताओ। अब कितना अनुपात हो गया? सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं इरेज। इरेज होगा नहीं होगा, चलो इरेज कर दिया हमने। अनुपात कितना दिया हुआ था? 20 अनुपात ए और बी का अनुपात जो था 20 और 21 दिया हुआ है। तो ए की वैल्यू पता करनी हो मुझे, तो एक्स, ए इजिकल टू गया 20x और बी इजिकल टू गया 21x। देखो हम अनुपात में जब मानते हैं, इसके साथ कोई भी एक्स मान लेते हैं, और ये जो एक्स होता है ना, ये ही HCF होता है, एम में से। ये जो हमने एक्स यहाँ भी और यहाँ भी लिखा, ये में से होता है, क्योंकि कॉमन फैक्टर हम इन्हें मान लेते हैं। और ये जो 20 और 21 था, ये को प्राइम नंबर होते हैं, जो अनुपात होता है। अब क्या दिया हुआ था? दोनों का योग इतना होगा ना, क्योंकि इतनी धनराशि तो बांटी उन्होंने, तो 20 और 21 कितना हो गया? 41x इजिकल टू कितना हो गया? 24,600। एक्स की वैल्यू पता करनी हो तो 41 आ जाएगा बटे में, तो 41 से भाग दे दूंगा मैं 24,600 को। कितनी बार जाएगी? 4 छंग 246, और 2 जीरो का 2 जीरो। एक्स की वैल्यू आ गई 600 रुपये, 600। बताना क्या था? दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से में से 1,000 का दान दे दिया। देखो एक्स की वैल्यू 600 आई, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 20x था ना, ए इजिकल टू क्या था? 20x, एक्स की वैल्यू 600, तो कितना हो गया? 6 दूनी 12,000। ए को 12,000 रुपये दिए थे, तो ए को 12,000 दिए थे, तो बी के कितने बचे? टोटल में से घटा दूंगा तो 24,600 में से, तो कितने बचे? 12,600 रुपये। 12 और 12 24 और 600। बताना क्या है? दोनों ने एक एक, 1,000 रुपये दान दे दिए, तो ए के कितने बचे? 11,000 बचे, और इसके बी के कितने बचे? 11,600। इनका अनुपात बताना था, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए। अभी किससे कटेगा? सॉरी, बी की धनराशि और ए की धनराशि का अनुपात बताना है, मतलब बी की वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी। तो 116 बटे 110, 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, कितना आ गया? 58:55। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, एक धनराशि 9 वर्ष साधारण ब्याज की दर से 9 था पहले ब्याज किसका? साधारण ब्याज का, 5 वर्ष में बढ़कर इतने रुपए हो गया। 9% ब्याज पे 5 साल में जो टोटल धन हो गया वो इतना हो गया, 13,920। उसी धनराशि पर जो पहले धनराशि थी, जो हमें पता नहीं, 10% वार्षिक दर से 10% कितना हो जाएगा? 10 वर्ष में 10% से कितना हो जाएगा? तो चलो करते हैं। एक साल का कितना परसेंट दिया हुआ है? एक साल का है 9%, तो 5 साल का कितना हो गया होगा? 5 9 45%। और क्या बताया इसने? 13,920 रुपये हो गया वो बढ़कर, मतलब अगर 100% था तो कितना बढ़ गया? 45% और बढ़ गया, मतलब 145% हो गया वो, और कितना हो गया? 13,920। और मुझे क्या निकालना है? मुझे वो धन पता करना ना, धन कितना होगा वो। तो मैं 145% पता है, 1% पता करना हो मुझे,
तो 145 इधर भाग में आ जाएगा। और कोई भी धन की वैल्यू कितनी थी उसकी, 100%। ये तो 100% होती है, तो मुझे 100% निकालना हो कुल धन, तो 100 से गुणा कर दी। 1% इतना था, 100% निकालना हो तो 100 से गुणा कर दी। बताना क्या है, उस धनराशि का, ये इतनी धनराशि हो गई है, उसी धनराशि का 10% वार्षिक दर से 10% का ब्याज कितना हो जाएगा। देखो 1 साल का कितना बता रहे हैं आप, 10%। 10 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल का 10% है तो 10 साल का हो जाएगा 100%। तो इसका 100% और बताना है, तो 100%। 0 से 2 जीरो गए, बस इसकी वैल्यू पता करनी है, भाग दे देंगे। 145 को इससे भाग देनी है, चलो यहाँ पे देते हैं 145 को से, और 2 जीरो ये, तो इसमें तो जाएगी नहीं, इसमें जाएगी 1392 में। अगर 10 बार जाएगी तो ये 1450 होगा, फिर 1392 है, तो ये 9 बार चली जाएगी। 9 पंजे 45, 5 से लगे 4, 9 चौक 36 और 4, 9 9 चौक 36 और 4 40, 80 लगे 4, 9 और 4 13, 1305 आया। 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे बचा 8 में से 0 गए 8, तो ये 87 बचा। एक जीरो लगा लिया हमने। 145 छक्का 870 हो जाएगा ना, और 2 जीरो के 2 जीरो, तो कितना आ गया हमारा, 9600। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगर ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी होगी, तो ऐसा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर वाइज भी मैथ स्टार्ट करेंगे हम थोड़े टाइम में। एक कार को इतने रुपए में बेचने पर पी को 30% का लाभ होता है, यदि वही कार को इतने रुपए में बेचता है तो नया प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखो, किसी भी किसी का भी मूल्य जो होता है वो 100% होता है ना, और इतने रुपए में बेचने पे 30% लाभ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है ये 130% होगी ना, क्योंकि 100% इसमें वैल्यू भी शामिल है और 30% लाभ भी शामिल है। वही वैल्यू तो हमारे पास है, कौन सी, एक तो 100% वैल्यू और 30% लाभ भी मिलकर ये इतना है, तो कितना परसेंट हो गया, 130% इजिकल टू कितना हो गया, 208 के आगे 3 जीरो। ठीक है, बताना क्या था, यदि वह कार इतने रुपए में बेचता है तो नया परसेंट बताओ। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो कार थी कितनी, कितने रुपए की, तो मुझे 100% की वैल्यू बतानी है, 130 की वैल्यू इतनी है, तो 1% इजिकल टू कितना हो जाएगा, 208 के आगे 3 जीरो बटे में 130, ये हो गया 1%। बताना कितना था, कोई भी वैल्यू 100% होती है तो 100 से गुणा कर दूंगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 13 से कितना कटेगा, 13 का 13, बचा 7, 13 चंग 78 के आगे 1 2 3 और एक 4 जीरो, 2 3 4, तो वो कार जो थी वो इतने की थी, 1,60,000 की। अब वो बोल रहा है यदि वह कार 2,20,800 रुपये में बेचता है तो नया परसेंट लाभ कितना होगा। तो कार थी 1,60,000 की, इतने रुपए में बेच देगा तो कितना लाभ हो जाएगा उसे, लाभ हो जाएगा उसे, जीरो में से जीरो गए जीरो, ये सब जीरो है, 8 जीरो, 22 में से 16 गया तो 6, उसे लाभ हुआ 60,800 रुपये का। और ये कितना परसेंट है किसका, इतने का। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, 60,800 कितना परसेंट है किसका, 1,60,000 का, गुणा 100, वो सॉरी, परसेंट निकालने के लिए क्या करता हूँ, भाग 100 करता हूँ, गुणा 100 करता हूँ ना। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 जीरो से, 1 2 और 2 4 जीरो कट गए, 16 से बस इसे भाग देना है, 16 या 48, बचा कितना, 12, 16 अट्ठे 128, कितना परसेंट आ गया, 38%।
ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसे भी आपको खुद से करना है। इसका आंसर -7/60 है। ऐसे करना कैसे होगा भाई, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे ये, फिर ऑफ ऑफ वाले करेंगे सारे, फिर उसके बाद भाग वाले, बाकी तो प्लस माइनस कर देंगे। क्वेश्चन है, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 4% हानि होती है, यदि इसे 8% लाभ पर बेचा होता तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 732 रुपये में बेचने पर 4% हानि होती है, मतलब किसी की वैल्यू 100% होती है ना, तो ये वैल्यू कितने की दी हुई है, 4% हानि की, मतलब ये 4% कम में बेचा हुआ है ना, मतलब 96% की वैल्यू कितनी है, 732 रुपये। 1% की वैल्यू बतानी हो तो 732/96 में, और वैल्यू टोटल कितनी वैल्यू होती है, 100%, तो 100 से टोटल वैल्यू निकालनी हो तो 100 से गुणा कर दूंगा। बताना क्या है, इसे 8% लाभ पर बेचा जाता है, तो 8% लाभ पर बेचा जाता है, 100% होती है वैल्यू, 8% लाभ पर बेचा जाता है तो 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। बस इसे सोल्व कर देंगे, ये कितना कैसे कैसे कटेगा ये, जो भी कटेगा कट के 823.50 ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी। या फिर देखो, इसे डायरेक्ट सोल्व करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर इतनी लाभ हानि हुई, और इतने परसेंट लाभ पर कितना कितने रुपए में बेचा जाएगा, 2 बार बेचने की बात कर रहा है, जब 2 बार बेचने की बात करता है तो विक्रय मूल्य पहला बटे विक्रय मूल्य दूसरा इज इक्वल टू होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस दूसरा वाला, और बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस पहला वाला, मतलब पहले वाले के सामने दूसरा वाला प्रॉफिट लॉस होगा, और दूसरे वाले के सामने पहला वाला होगा। तो क्या था, पहला विक्रय मूल्य क्या था, 332 रुपये, वो सॉरी 732 रुपये, बटे दूसरा विक्रय मूल्य हमें बताना था, एक्स इजिकल टू 100, दूसरी परसेंटेज क्या है, दूसरा तो लाभ है, तो 100 लाभ वाला जुड़ेगा, 100 और 8 108, तो इसे कितना लिखूंगा मैं, इसे लिखूंगा 108 लिखूंगा, बटे पहली परसेंटेज क्या थी, 4% हानि, तो 100 में से 4 घट जाएगा, 96। तो यही मैंने ये करके लिखा था देखो। अब एक्स की वैल्यू पता करनी है, तो एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, 108 गुणा 108, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना, 108x इजिकल टू 732 गुणा 96। चलो इसे कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को 740 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को दो वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। दो वस्तुओं को 740 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को दो वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, दो वस्तुओं को 740 रुपये में बेचा, तो इसका मतलब एक वस्तु को कितने रुपए में बेचा, ये तो बताया नहीं। अच्छा, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, ओके, प्रतिशत लाभ बताओ, कितने परसेंट लाभ हुआ, तो 740 रुपये में तो बेची, क्रय मूल्य पता नहीं हमें, तो हमने क्रय मूल्य मान लिया x रुपए, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने, x रुपए, तो लाभ कितना हुआ, लाभ दो वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर ही लाभ हुआ, क्रय मूल्य हमने मान लिया x रुपए, और लाभ कितना होगा, लाभ भी x रुपए होगा। तो लाभ निकालते कैसे हैं हम, लाभ निकालते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी तो होता है लाभ, तो लाभ कितना बताया उसने कि क्रय मूल्य के बराबर ही है, दोनों बराबर है, तो एक्स ही लाभ है, और विक्रय मूल्य कितना है 740 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है ये एक्स, और दोनों तो एक्स है, इधर एक्स लेके जाऊंगा 2x इजिकल टू 740,
एक्स की वैल्यू पता करनी हो तो बटे में 2 आएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 370 एक्स की वैल्यू आ गई। बताना कितना था, लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो ये कितना हो गया, ये 740 जो था, लाभ ही तो माना था हमने, एक्स की वैल्यू 740, और क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य भी एक्स ही था। तो लाभ इजिकल टू क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है, 370 बटे क्रय मूल्य कितना है, 370 गुणा 100। ये दो कट गए तो 100% आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। वैसे इसमें निकालने की जरूरत थी नहीं हमें कुछ भी, हमने जहाँ पे ये किया था, एक व्यक्ति को दो वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब लाभ और क्रय मूल्य बराबर हो गए ना। तो हमें जब लाभ निकालना होता है तो यही तो होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। और हमने बताया था ये दोनों बराबर है, तो ये तो आपस में कट ही जाते, तो 100 ही बचता ना। तो वैसे इसे करने की, सोल्व करने की जरूरत थी नहीं। देखो ये 20 क्वेश्चन हो गए हमारे इस क्लास में, इतना ही। अगर इस क्लास से कोई हेल्प मिली हो तो लाइक कर देना। बाकी आपके साथ का कोई DSSS की तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।